नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस पर। और आज के इस नए अध्याय में हम एक बार फिर से आपके सामने नए अध्याय को लेकर के पेश हुए हैं। ये कक्षा 6 का अध्याय है, जो अध्याय संख्या 4 है, मानचित्र वाला। बिल्कुल ही छोटा सा अध्याय है और बिल्कुल ही छोटा सा हमारा जो वीडियो रहने वाला है, क्योंकि ये आसान भाषा में यहाँ आपके सामने जो है वो लिखा गया है। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं अपनी एक वही रटी रटाई बात से कि जो बच्चे इस बार पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो जो है वो पूर्ण ज़रूर देखें, क्योंकि बीच में रखने से पूरी क्लास समझ में नहीं आने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं क्लास को। तो आज का हमारा अध्याय रहेगा मानचित्र को लेकर के। मानचित्र और मानचित्र का शब्द जो है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मानचित्र है ये होता क्या है। तो मानचित्र जो होता है वो पृथ्वी की एक सतह, यानी पृथ्वी के किसी एक भाग के बारे में जब भी कोई जानकारी लेनी होती है तो उसके लिए हमें जो है वो मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि संपूर्ण अगर पृथ्वी के बारे में अगर हमें जानकारी एकत्रित करनी होती है तो उसके लिए तो क्या जरूरी होता है, ग्लोब जरूरी होता है। लेकिन ग्लोब जरूरी यहाँ जब एक पृथ्वी के किसी एक भाग के बारे में अगर बात करें तो वहाँ जब जानकारी ली जाती है तो ऐसी स्थिति में हमें ग्लोब इतनी सहायता है वो नहीं कर पाता है। तो इसके लिए क्या है, मानचित्र है वो ज़्यादा सहायक होता है। और मानचित्र की परिभाषा बिल्कुल इस शब्द छोटे शब्दों में और कहें तो बिल्कुल ही आसान भाषा में लिखी गई है कि पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से जो खींचा गया चित्र होता है उसी को क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। यानी पृथ्वी के किसी एक भाग को पृथ्वी के किसी एक भाग को हम जो है एक पैमाना मान करके जो है उसका रेखा चित्र खींच लेते हैं। ठीक है, वही कहलाता है हमारा मानचित्र। और अब मानचित्रों के जो प्रकार हैं उनको देखते हैं कि मानचित्र होते कितने प्रकार के हैं। क्योंकि मानचित्र हैं उनके बड़े तौर पर देखें तो 3 प्रकार के होते हैं मानचित्र। लेकिन हम ज़्यादातर पढ़ते हैं वो 2 ही प्रकार के पढ़ते हैं। एक तो होता है हमारा भौतिक मानचित्र, एक होता है हमारा राजनीतिक मानचित्र और एक होता है हमारा थीमेटिक मानचित्र। लेकिन ज़्यादातर हम जो पढ़ते हैं वो ये 2 पढ़ते हैं, एक तो भौतिक पढ़ते हैं और एक राजनीतिक पढ़ते हैं। लेकिन अब क्रम वाइज से पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि भौतिक मानचित्र क्या होता है। तो भौतिक मानचित्रों की अगर बात करें तो भौतिक मानचित्रों में हम उन उन वस्तुओं या उन चीज़ों को शामिल करते हैं जो पृथ्वी के किसी भाग पर स्थित है। यानी जैसे कि पृथ्वी पर पर्वत हो गए, भौतिक मानचित्रों में इन चीज़ों को हम शामिल करते हैं और इनके बारे में अध्ययन करने को मिलता है। कौन सा, जैसे हो गया हमारा पर्वत हो गया, पर्वतों के बारे में कि पृथ्वी के कितने भूभाग पर कहाँ पर्वत हैं, इसका अध्ययन करने को मिलता है। उसके बाद में पृथ्वी पर जो पठार होते हैं उनका अध्ययन हम भौतिक मानचित्र में करते हैं। और मैदानों का कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है, तो यहाँ मैदानों का भी अध्ययन भौतिक मानचित्र में ही होता है। नदियों का मानचित्र में भौतिक मानचित्र का ही भाग है, क्योंकि नदियों का जो दर्शाव होता है वो ज़्यादातर भौतिक मानचित्र में ही लिया जाता है, क्योंकि पृथ्वी की एक सतह पर ये बहती है। और उसके बाद में महासागरों को भी किस में रखा जाता है, भौतिक मानचित्र में रखा जाता है। ये हो गए हमारे भौतिक मानचित्र। यानी भौतिक मानचित्रों को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर बीच में जब भी बहुविकल्पीय जब प्रश्न आते हैं तो उनमें क्या है, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए होते हैं और उसमें पूछा जाता है कि भौतिक मानचित्र का निम्न में से उदाहरण है। तो इनमें से क्या है, ये जो उदाहरण दिए हैं जैसे मैदान हो गया, पठार हो गया, पर्वत हो गया और नदियाँ हो गई और महासागर, ये के सारे क्या हैं, ये जो है हमारे भौतिक मानचित्र के उदाहरण हैं। उसके बाद में चलते हैं हमारे दूसरे राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र है, ये क्या होता है। देखिए राजनीतिक मानचित्र जो होता है इसमें किसी राज्य के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। क्योंकि राज्य का क्या है, किस राज्य के साथ में सीमा लगती है, कहाँ तक राज्य का जो है वो क्षेत्रफल है। और किसी भी नगर के बारे में, यानी किसी नगर की जानकारी लेनी है तो राजनीतिक मानचित्र होता है वो। उसके बाद में शहरों की जानकारी राजनीतिक मानचित्रों से होती है। गाँवों की जानकारी है वो भी किससे होती है, वो भी हमारे
राजनीतिक मानचित्र से, और विश्व के विभिन्न देशों का, यानी विश्व के कितने देश हैं जो एक दूसरे के साथ में सीमाएं बनाते हैं और उनकी सीमाओं का भी विवरण है, वो किस में आता है? राजनीतिक मानचित्र में आता है। तो ये हो गए हमारे दो मानचित्रों का अध्ययन। ये तो हम विशेष तौर से पढ़ते आते हैं, लेकिन जो तीसरा और मानचित्र है, जो इसका तीसरा प्रकार है, वो आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, क्योंकि आपने ये जो थीमेटिक मानचित्र नाम आप जो देख रहे हैं, ये तीसरा प्रकार है मानचित्रों का। लेकिन इस थीमेटिक मानचित्र में भी क्या है, हम बहुत बार जो है वो इनके सिंबल जो हैं या चिन्ह जो हैं वो देखते हैं, लेकिन इससे पहले हमें पता नहीं था कि ये थीमेटिक मानचित्र होता है। ये किस मानचित्र के उदाहरण हैं? तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र जो होता है वो, या कह सकते हैं थीमेटिक मानचित्र में किसका अध्ययन किया जाता है? सड़कों का। यानी सड़कों का जो चित्रण किया जाता है वो किया जाता है थीमेटिक मानचित्र में। उसके बाद में वर्षा, यानी किस क्षेत्र पर कितनी वर्षा है, ये जो उदाहरण है ये सारे के सारे थीमेटिक के हैं। वन कितने क्षेत्र पर फैले हुए हैं, या वनों का जो सिंबल है वो किस प्रकार से होता है, वो पेड़ों का चित्र बना के जो है इस प्रकार से बताया जाता है कि आगे जो है वो वनांचित क्षेत्र है। या उद्योगों के रूप में देखें तो उद्योगों के रूप में भी क्या है, इस प्रकार से किसी उद्योगों का जो चित्र है वो बना दिया जाता है और आगे दर्शाया जाता है कि आगे इस प्रकार से औद्योगिक जो क्षेत्र है वो आने वाला है। तो इस प्रकार से ये थीमेटिक मानचित्र होता है। तो थीमेटिक मानचित्र की अगर बात करें तो थीमेटिक मानचित्र जो है उसमें सड़कों का, वर्षा का और वन, उद्योग आदि का जो है वो अध्ययन किया जाता है। अब पढ़ लेते हैं मानचित्र के घटक कितने होते हैं। मानचित्र के जो घटक हैं उनमें अगर बात करें तो मानचित्र का जो पहला घटक है हमारा वो है दूरी। ठीक है, दूरी में क्या है, किसी भी स्थान की दूरी जो है वही दूरी जो है वो पैमाने के माध्यम से जो है वो बनाई जाती है मानचित्र में। क्योंकि जब भी किसी क्षेत्र की दूरी देखते हैं तो वो वास्तविक दूरी जो होती है उसको पैमाने के माध्यम से जो है वो लिखा जाता है मानचित्र में। अब कैसे लिखा जाता है, दूरी कितनी महत्वपूर्ण होती है, देखिए एक बार। जैसे कि अगर बात करें, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर हम जाते हैं तो वहाँ तक की अगर दूरी, इनके बीच की दूरी अगर 10 किमी है, कितनी है, 10 किलोमीटर की दूरी है, तो उसको जब हम मानचित्र में अंकित करते हैं तो इसके लिए एक विशेष पैमाना जो है वो माना जाता है, और इस पैमाने का जो अंतर है वो बिल्कुल वही आएगा, या सही जो दिशा निर्देश रहेगा वो यही रहेगा कि दूरी है वो समान रहनी चाहिए। यानी 1 किमी को अगर पैमाने के रूप में देखें, अगर 1 किलोमीटर की जो दूरी है, वास्तविक जो दूरी है, उसको पैमाने में क्या है, अगर 1 सेमी समझा जाए, या फिर 5 सेमी समझ लेते हैं कि 1 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने सेमी के बराबर होगी, मानचित्र में 5 सेमी। यानी आप वास्तविक रूप से अगर 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हो तो उसको आप अगर मानचित्र में देखेंगे तो वो आपको पैमाने के रूप में कितना मिलेगा, 5 सेमी। यानी पैमाने से अगर आप 5 सेमी की दूरी तय करते हैं, ठीक है, स्केल की सहायता से अगर आप देखेंगे तो 5 सेमी की जो दूरी है वो वास्तविक कितनी है, वो वास्तविक 1 किलोमीटर की दूरी रहेगी। इस प्रकार से क्या है, ये जो वास्तविक दूरियां होती है उसको पैमाने की सहायता से जो है वो लिखा जाता है मानचित्र में। तो ये 3 मुख्य घटक होते हैं किसी भी मानचित्र के लिए, क्योंकि इन तीनों के बगैर जो है वो मानचित्र अधूरा रहता है। क्योंकि अब दूरी नहीं होगी तो हमें वास्तविक दूरी का कैसे पता चलेगा कि इस क्षेत्र से इस क्षेत्र के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है ना। तो इस पैमाने को भी बड़े ध्यान से अंकित किया जाता है, क्योंकि ये एक पैमाने में क्या है, जो दूरी मानी जाती है वो 2 क्षेत्रों के बीच की वास्तविक दूरी होती है। उसमें किसी भी प्रकार से जो है वो अ, आप मिस्टेक या गलती नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो पैमाना जो है वो खराब हो जाता है। अब दूरी के बाद में अगर बात करें तो दूसरा जो हमारा रहता है महत्वपूर्ण, वो होती है दिशा, ठीक है ना। और दिशा के लिए अगर बात करें तो मानचित्र का अध्ययन जब भी आप करते हैं तो किसी भी मानचित्र में आपने देखा होगा,
जैसे कि हम अगर भारत के मानचित्र की बात करें तो भारत का जो मानचित्र होता है उसमें इस प्रकार से हमने बना दिया हमारा भारत का जो मानचित्र है, और यहाँ से देखें तो इस दिशा की ओर एक एन लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, या फिर इस दिशा की ओर एक एरो का निशान ऐसे करके यहाँ U लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर का जो टॉप भाग है ये हमेशा किसकी ओर रहेगा? उत्तर की ओर दर्शाएगा, ठीक है ना। U का मतलब उत्तर दिशा, N का मतलब है नॉर्थ दिशा। तो ये हमेशा ये बताता है कि ये जो भाग है ये हमेशा उत्तर की ओर रहेगा, यानी ये इस नक्शे की उत्तर दिशा है। और फिर क्या है, जब एक दिशा का पता चल जाता है तो दूसरी दिशा, तो तीसरी दिशा और चौथी, इस प्रकार से दिशाओं का जो है वो हम फिर से विवरण कर लेते हैं। जैसे ये उत्तर दिशा हो गई, उत्तर के बिल्कुल विपरीत होती है वो दक्षिण दिशा होती है, ठीक है। और अगर इस तरफ देखें तो ये पूर्व दिशा हो गई, और यहाँ हो गई हमारी पश्चिम दिशा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, हमें दिशाओं का भी ज्ञान कर लेते हैं मानचित्र की सहायता से। तो किसी भी मानचित्र में क्या है, दिशाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब बात करते हैं प्रतीक। अगला अपना जो रहेगा वो है प्रतीक, तीसरा घटक। अब तीसरे घटक में प्रतीक की अगर बात करें तो प्रतीक जो है वो क्या होते हैं? प्रतीक आपने देखे होंगे कि मानचित्र के अध्ययन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी जो भाषा है वो अंतर्राष्ट्रीय विश्वव्यापी भाषा है। अगर आपको किसी भी क्षेत्र की जैसे भाषा नहीं जानते हैं, और भाषा नहीं जानते हैं तो या किसी भाषा की बात कर लें, और भाषाओं में जैसे इंग्लिश हो गई, पंजाबी भाषा हो गई, ठीक है, मलयालम हो गई, कई किसी भी प्रकार की भाषा हो, अगर हमें वो नहीं आती है, अगर हमें इस प्रतीकों की सहायता से अगर हम स्थान तक पहुंचते हैं तो भी क्या है, हमें वास्तविक स्थान तक पहुंच सकते हैं। कैसे? जैसे रोड से चलते हैं तो आपने देखा होगा कभी कभार आपको रोड पे जो है इस प्रकार से बड़े बड़े होर्डिंग के रूप में जो है वो बोर्ड वगैरह लगे मिलते होंगे, ठीक है ना। वहाँ क्या है, इस प्रकार से सिंबल बना दिया जाता है कि ये सिंबल किसका है भाई। अब ये सिंबल दर्शाता है कि आगे आने वाला क्या है, यानी आगे रेलवे फाटक आने वाला है, यानी रेल की पटरियां हैं वो इस प्रकार से बनाई हुई मिलेगी। तो इस भाषा को हर कोई समझ सकता है कि आगे किसका सिंबल आ रहा है। उसी प्रकार से अगर किसी क्षेत्र पर इस प्रकार से पेड़ पौधों के जो चित्र हैं वो अगर मिलते हैं, या फिर उद्योगों के जो चित्र हैं वो अगर मिलते हैं, तो हमें इस बात से पता चल जाता है कि आगे जो है वो क्षेत्र है वो औद्योगिक क्षेत्र आने वाले हैं, ठीक है। और तीसरे और देखें तो इसमें क्या है, आपको इस प्रकार से कभी कभार प्लस का आइकॉन है वो भी मिलेगा रोड के किनारे पर। और रही बात टेलीफोन की, ठीक है ना, तो इस प्रकार से टेलीफोन के जो हैं वो भी आपको जो है वो सिंबल मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आगे एक टेलीफोन बूथ भी है, और रेलवे फाटक, रेलवे पुल, ठीक है ना। इस प्रकार से कई प्रकार के जो है वो प्रतीक आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो ये हमें बताते हैं प्रतीक उस क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के बारे में। तो ये हो गए हमारे मानचित्र के 3 घटक। उसके बाद में बात करते हैं हम दो अंतिम जो टॉपिक हैं, बिंदु हैं, उनके बारे में। यह है हमारा रेखा चित्र। अब रेखा चित्र क्या होता है? रेखा जो चित्र होता है उसको हम बोलते हैं कच्चा चित्र। क्या बोलते हैं? कच्चा चित्र। कच्चा चित्र कैसे होता है? जैसे अगर हमें कहीं जाने के बाद में रास्ता नहीं मिलता, और हम किसी से पूछें कि भाई थोड़ा रास्ता बताइए, आगे जाना है, तो अगर उस क्षेत्र का आप रास्ता पूछे, कोई आदमी यही कहेगा कि आप यहाँ से जो है वो सीधे चले जाइए। उसके बाद में आप उत्तर की ओर जो जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा आपको पश्चिम दिशा की ओर घूमना है, सॉरी पूर्व की ओर जो है वो घूमना है। अब पूरा पूर्व दिशा की ओर घूमते वो कहेगा कि आपके सामने जो है वो 2 दुकानें आएंगी, और 3 दुकानें छोड़ करके फिर आपको उत्तर दिशा की ओर घूमना है। अब इस प्रकार से जो वो हमें नक्शा बताता है वो एक क्या होता है, कच्चा चित्र होता है। या फिर इसके बाद में अगर कच्चे चित्र की बात कर लें तो अपने घर में जब भी हम मकान वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए क्या है, जो कच्चे चित्र बनाए जाते हैं घर में बैठे बैठे बना लेते हैं कि यहाँ से एक रसोई का रसोई घर जो है वो बनाना है, यहाँ हमें एक बड़ा सा कमरा बनवाना है,
यहाँ हमें एक बड़ा दरवाज़ा बनवाना है और यहाँ बढ़िया गेट लगवाएँगे। इस प्रकार से जो है वो हम कच्चा चित्र बनाते हैं और यहाँ पर जो है एक पार्क छोटा-सा वो बनवाएँगे और यहाँ हमारा आंगन रहेगा। इस प्रकार से जो हम रेखा चित्र, एक कच्चा चित्र घर पे बनाते हैं, उसी को कहते हैं रेखा चित्र। वो हमारा कच्चा चित्र होता है, जिसको बोलते हैं स्केच। क्या बोलते हैं? स्केच बोल देते हैं। तो ये होता है हमारा रेखा चित्र, यानी किसी भी क्षेत्र का कच्चा चित्र होता है ये, किसी भी भाग का। उसके बाद में खाका। अब खाका क्या होता है? खाका जो होता है वो एक छोटे क्षेत्र का, यानी छोटे क्षेत्र का, और उसका पैमाना जो माना जाता है वो बड़ा माना जाता है। यानी एक छोटे क्षेत्र का चित्र होता है, रेखा चित्र होता है, और उसका जो पैमाना रखा जाता है वो काफ़ी बड़ा रखा जाता है। यानी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने के साथ में जो चित्रण किया जाता है वो कहलाता है हमारा खाका। ये हो गया हमारा आज का लेसन पूरा कंप्लीट। एक बार फिर से इसका थोड़ा-सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मानचित्र। मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से खींचा गया चित्र होता है। यानी पृथ्वी का एक भाग, कोई भी भाग ले लीजिए, इस भाग को हम किसी पैमाने के माध्यम से, यानी किसी भी पैमाने के माध्यम से इसका जो चित्र खींचते हैं वो हमारा मानचित्र कहलाता है। उसके बाद में मानचित्र होते कितने प्रकार के हैं? मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनीतिक मानचित्र और तीसरा है थीमेटिक। राजनीतिक जो मानचित्र होता है उसमें हम पर्वतों, मैदानों, पठारों, नदियों और महासागरों का जो है वो अध्ययन करते हैं। उसके बाद में राजनीतिक जो मानचित्र है उसके बारे में देखिए। राजनीतिक मानचित्र हैं उनमें राज्य, नगरों, शहरों और गाँव, विश्व के विभिन्न देशों और उनकी सीमाओं का जो है वो अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में थीमेटिक मानचित्र हमने ये पढ़ा। थीमेटिक मानचित्र में सड़क का जो है आपको वो मिलेगा। वर्षावन, वर्षा यानी किस क्षेत्र में वर्षा अधिक है, किस में कम है वो, और वन और उद्योग, किस क्षेत्र में ज़्यादा उद्योग जो हैं वो व्याप्त हैं, या किस क्षेत्र में वन अधिक मात्रा में हैं। इस प्रकार के जो सिंबल है और जो मानचित्र में हमें मिलते हैं बने हुए, वो थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। अब मानचित्र पढ़ लिया, मानचित्रों के प्रकार पढ़ लिए। मानचित्रों के प्रकार के बारे में, मानचित्र के घटक कितने होते हैं? मानचित्र के जो घटक है वो सबसे महत्वपूर्ण है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। नंबर 1 दूरी, दूसरी दिशा और तीसरी प्रतीक। ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद में रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है? कच्चा चित्र होता है, ठीक है ना? कच्चा चित्र होता है जिसको हम अपने ही क्षेत्र पर हम बना लेते हैं, छोटा कच्चा चित्र माना जाता है उसको। और उसके बाद में खाका। खाका जो होता है एक छोटे क्षेत्र का होता है, ठीक है? छोटे से किसी भाग का, और उसका पैमाना जो रखा जाता है वो काफ़ी बड़ा रखा जाता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा खाका। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पिछली बार की अगर बात देखें तो पिछली बार आपने जो है वो वीडियो बहुत कम लोगों ने जो है वो देखी थी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जो है वो परीक्षा का टाइम है, तो आप भी जो है थोड़ी मेहनत कीजिएगा। और आज की जो क्लास है इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लगी आज की हमारी ये क्लास। और आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में आगे वाले लेसन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।